Hello everyone, I hope everything is all right in this difficult situation. कुछ भी हो हमें अपना प्रिपरेशन चालू रखना चाहिए और आज का मेरा ये क्लास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कशन पेपर डिस्कशन ऑफ 2019। अब बाकी के कुछ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो मेरे पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे पिछले वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। अब एक बात बिल्कुल याद रखना, एग्ज़ाम हॉल पे आप जब रहेंगे कि ये जो है ढूंढना हमको इनकरेक्ट या करेक्ट, वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैंने काफ़ी बार देखा है स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं, इनकरेक्ट दिया हुआ है, आप करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ठीक से पढ़ लेना है, कंसंट्रेशन अच्छी रखनी है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, टू एक्चुअल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, अब PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल की तरह है और ये नीचे की तरफ है और ये है ऊपर की तरफ। ये इसको कहते हैं एक्सियल और ये वाले बॉन्ड्स को हम कहते हैं इक्वाटोरियल। और आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड्स दोनों है वो बिल्कुल 180 डिग्री ही है, बिल्कुल एक ऑपोजिट है दूसरे का। तो 180 डिग्री मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये नहीं होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। आपको पता ही है, आपने PCl5 का कैरेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक में। आपको पता है कि एक्चुअल जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा लॉन्गर होता है देन दिस इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। अब देखिए सी क्या है, PCl5 मॉलिक्यूल इज़ नॉन रिएक्टिव। बिल्कुल नहीं, PCl5 की बहुत सारे रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो मटेरियल नॉन रिएक्टिव होगा तो उसका रिएक्शन हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कि स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। लास्ट वाला देख लीजिए, 3 इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यस, ये सारे 120 डिग्री एंगल ही यहाँ पे ये लोग फॉर्म करते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल यहाँ पे है वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट देता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory। अब आपने अगर molecular orbital theory ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये जो सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, M2 C2 B2 O2, ये सारे मॉलिक्यूल्स में सिर्फ C2 का ही है जिसका पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाता है। और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने के समय आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे हो रहा है वो उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ज़्यादा होगा तो एज़ यूजुअल 2p की जब हम 2p ऑर्बिटल का जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड्स वाले ऑर्बिटल पहले आएगा, उसके बाद आ जाएगा p। और अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2p वाले जो ऑर्बिटल होगा उसमें पाई ऑर्बिटल पहले आएगा, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C2। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कुछ पता नहीं है, आप नहीं जानते कि इसको कैसे ड्रॉ करना होता है, तो आप मुझे लिखिए, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है इसलिए मुझे माइक्रोफोन थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस। ये नॉट भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है एग्जाम हॉल पे। नॉट को अगर आप ठीक तरीके से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे तो आप कौन सा ग्रीन हाउस गैस है ये टिक करके आ जाएंगे। अच्छा, तो ये मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस में से नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। देखिए, ये एकदम डायरेक्ट एक क्वेश्चन है कि मेलासाइट फ्रॉम द फॉलोइंग हमें ढूंढना है। आपको पता है यही है मेलासाइट का फॉर्मूला और यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा गया है कि द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को हमें ढूंढना है। कौन सा है बायोडिग्रेडेबल? ऑप्शन नंबर ए ही होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीमर एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत बोरिंग सा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को क्योंकि बस रटना होता है, पर ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आप देख सकते हैं कि नीट पे 2019 का पेपर है ये, और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताइए। एकदम डायरेक्ट, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मतलब आप फटाक से एक 4 मार्क्स ला पाएंगे अगर पॉलीमर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। ये क्या होता है आपको पता ही है, ये बॉमर सीरीज़ में आता है क्योंकि लाइमन सीरीज़ में उसका जो वेवलेंथ हो जाता है, मतलब उसका जो एनर्जी होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और बॉमर सीरीज़ में जो आता है वो विजिबल रीजन में आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही होता है जो एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो खुद को एक बेस की तरह रिप्रेजेंट करेगा, और एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो खुद को एक एसिड की तरह रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, क्योंकि OH है। आपको पता ही है इसका आंसर क्या होता है, BeOH2। ये एसिड HCl जैसे एसिड के साथ भी रिएक्ट करके BeCl2 जैसे कंपाउंड्स देते हैं, और ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स देता है। सोडियम और BeOH का एक कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड्स H2O एंड HF। आपको पता है कि कॉन्जुगेट एसिड एक बेस में से कैसे निकालते हैं हम? अगर HCl का हमें निकालना है तो हम कहेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस होता है Cl-, मतलब ये इसका एसिडिटी किसकी वजह से है? H+ की वजह से। ये जाने के बाद जो रहता है वो बेस करके रहता है, और ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कोई एसिड से आ रहा है, इसलिए इसका नाम होता है क्या? CB, यानी कि कॉन्जुगेट बेस। तो अब ढूंढिए HF का बेस क्या हो जाएगा? F- हो जाएगा। तो यहाँ पे भी F- है, यहाँ पे भी है, ये दोनों ऑप्शन चला गया। अब H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? मतलब OH- हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ही तो हमको निकालना है, तभी तो बेस आता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। जब वाटर एक बेस की तरह काम करता है तब उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है ये, और अगर ये एक एसिड की तरह काम करेगा तो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ये, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है B। ये है हमारा आज का क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6। अब देखिए, मतलब हमारा जो आयन है वो क्या है? FeCN6 4-, K4 यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर उसका आयन हो जाएगा 4-। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके देखिए कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे आ जाएगा कितना? +2 करके। ठीक है, पर Cn है, Cn मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो होता है वो इसका जो डेलो वैल्यू होता है, इसका जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, इसलिए वो हमेशा चाहता है कि ये T2G वाला पहले फिल हो, उसके बाद अगर वैकेंसी कोई ना रहे तो वो EG में जाता है। ये T2G क्या होता है? ये EG होता है।
ठीक है। अब Fe2+ में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी इलेक्ट्रॉन, D6, 3D6 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6। ओके, तो 3D6 अगर है तो ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि T2G6 और Eg0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको ठीक तरीके से नहीं आता तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे लिखना ज़रूर। ये देखिए, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ बॉर्डर, क्या हो जाएगा, क्लर्क मेथड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का आयंस होता है, सॉल्ट होता है, जो वहाँ पे हार्डनेस उसको निकाल देता है। यहाँ पे कहा गया है मैंगानीट एंड परमैंगानीट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू देयर इज नो बॉन्डिंग. The pi bonding involves overlap of p orbital of oxygen with p orbitals of manganese. The pi bonding involves overlap of d orbital of oxygen with d orbital of manganese. The pi bonding involves overlap of p orbital of oxygen with d orbital. ये क्वेश्चंस आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि विच मिक्सर ऑफ द सोल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ AgII सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए हमें I- को ज़्यादा रखना है, I- की कंसेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा वही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Ki है, यहाँ पे भी Ki है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखिए कि मिलीमोल का कंसेंट्रेशन लेना है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल कंसेंट्रेशन आ जाएगा, उसी को हमको कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या होगा, ये जो ए वाला ऑप्शन है इसी में ज़्यादातर Ki रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंसेंट्रेशन है वो 2 मोलर करके है। तो अब देख सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो ए ऑप्शन होगा यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इसको मैच करते हैं। प्योर नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, ये किसके साथ आ जाएगा, हेबर प्रोसेस क्या फॉर्म करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, डिकॉन्स प्रोसेस में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अब देखिए हेबर प्रोसेस तो आप सबको पता है, वो एमोनिया से रिलेटेड है, मतलब बी के साथ जाएगा क्या, बी के साथ जाएगा 3। ठीक है, ये हम ऑप्शन पे ढूंढते हैं, बी के साथ 3 कहाँ पे है, बी के साथ यही बस 3 है, सी में ही 3 है, तो बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप एक क्रॉस चेक कर लीजिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे आपको पता है सी के साथ आ जाता है 2। ठीक है, सी के साथ यहाँ पे आ गया 2, अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सी के साथ भी 2 आ गया, मतलब ये दोनों कॉमन पार्ट आप चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, और यही है करेक्ट ऑप्शन भी। Enzyme that utilize ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal as cofactor M। आपको पता ही एंजाइम केमिस्ट्री जब आप पढ़े हैं तो इसका आंसर होता है क्या, Mg। Which of the species is not stable? अब बताइए कौन सा स्पीसीज स्टेबल नहीं है, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ओके, तो ये सारे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस 2019 में जो आया था। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है, बिल्कुल कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा ही नहीं गया है। मतलब कोई अगर एनसीईआरटी को ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके लिए नीट बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है, आप मुझे ज़रूर लिखना, मेरे मेल ID आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।